जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इन, ना, कुल या लीन? तो प्रत्यय जो कि किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कराते हैं। तो यहाँ पर कुल तो नहीं होगा क्योंकि पहले ही इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। लीन, ना, इन, इनमें से कौन सा प्रत्यय होगा? तो राइट ऑप्शन नंबर ए है। कुलीन में इन प्रत्यय का उपयोग किया गया है। ठीक है, इससे बनने वाले अन्य शब्द देखेंगे तो प्राचीन में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, नवीन शब्द हो गया, नवीन में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, शालीन में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ग्रामीण में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये शब्द हैं जो कि इन प्रत्यय से बने हुए हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता जो कि भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव या फिर विभाव? तो ये विभाव बनाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण होता है? कुंडलिया और दोहा, दोहा और रोला, रोला और उल्लाला, सोठा और दोहा। तो छप्पय जो कि रोला और उल्लाला इन दो छंदों का मिश्रण होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, और छप्पय के प्रत्येक चरण में सामान्यतः 28 मात्राएं होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? तो छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया जो कि संदिग्ध वर्तमान काल का बोध करा रही है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जिससे क्रिया होने से संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर या प्रथमाक्षर या प्रीतमाक्षर? तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रथमाक्षर। राइट ऑप्शन सी है। इस तरीके से प्रथमाक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी सभी तीनों गलत हैं वर्तनी। मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कर्म कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। इसमें को विभक्ति है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को विभक्ति होती है, वही विभक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है, कर्म कारक होगा। अगला है, छटाक चून चौबारे रसोई इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे या शानदार जीवन? तो छटाक चून चौबेरे रसोई इस कहावत का अर्थ होगा कि मिथ्या आडंबर अथवा झूठा दिखावा और शान, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अन्यत्र का अर्थ होगा कि अन्य कहीं भी ना जाइए, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें अन्यत्र की बात की जा रही है, यानी कि समय की स्थान की बात की जा रही है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा कि आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए, कि आप यहीं आइए अन्य कहीं किसी स्थान पर मत जाइए, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है, मास कंजप्शंस का हिंदी अर्थ क्या होगा? भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग या व्यापक प्रतिरक्षण? तो मास कंजप्शन का हिंदी अर्थ होगा कि व्यापक उपभोग। इसका अर्थ होता है कि व्यापक उपभोग करना। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर कोई की बात हो रही है, यानी कि पता नहीं कौन आया था।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने बताए थे? तो सर्वनाम के भेद 6 बताए थे, जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार विद्वान के होत चीकने पात, या मुंह में राम बगल में छुरी, या सावन हरे न भादों सूखे। तो हमेशा एक जैसा रहना, इसका अर्थ होगा कि सावन हरे न भादों सूखे, ये लोकोक्ति इसके लिए हो जाएगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसकी हो जाएगी। ठीक है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। और होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इसका अर्थ हो जाएगा कि उनके गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक, और मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ होगा मुंह में कुछ और मन में कुछ और। तो ये चारों लोकोक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। तो दो चट्टानों के लिए 1968 में, ठीक है, 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है? परि, प्रा, या फिर पर, या पर। तो परिवर्तन और परिवार में जो कि परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यालय किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो यहाँ पर कार्यालयी पत्र की बात हो रही है, तो आपसी घनिष्ठ, अध्यापक और ये हो सकता है, या किसी एक परिवार, ये भी नहीं होगा। तो ए या सी से कोई होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः शासकीय अधिकारियों के बीच किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कि मैं गांव जाना है, ये भी गलत होगा। मेरे को, ये भी नहीं होगा। मेरे को, ये भी नहीं। मुझे गांव जाना है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, अगला, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, या फिर उपक अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, इस अलंकार में संभावना के लिए मनु मानो, जनु जानो, मनहु मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कहीं भी किसी भी उसमें दिख जाए कि मनु मानो, मनु मानो, या जनु जानो, मनहु जनहु, कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप आंख बंद करके उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये शब्द याद रखिए, मनु मानो, जनु जानो और मनहु जनहु। ठीक है, अगला है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या फिर पुरुषवाचक है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार, सुत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, या वृत्यानुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो अध्यात्म ये भी नहीं होगा, या आत्मिक ये भी नहीं होगा,
का या इक में कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है? तो इक प्रत्यय का प्रयोग आध्यात्मिक में किया गया है। ठीक है। अगला, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यौवन, श्रवण, छावनी या फिर सावन। तो श्रावण शब्द तत्सम है जिसका तद्भव हो जाएगा सावन। राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पूछा है कि कौन सा शब्द इनमें से ओझल का पर्यायवाची नहीं है? तो अदृश्य, अंतर्ध्यान और तिरोहित, ये तीनों जो कि ओझल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन रोशनी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। रोशनी शब्द जो कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो कार्य, कथन, व्याख्या और उद्यम, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि एक है, कौन सा है वो? कौन सा स्त्रीलिंग है इनमें? तो व्याख्या इसमें स्त्रीलिंग है। शेष कार्य, कथन और उद्यम, ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन ए है। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह इसमें से कौन सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। योजक चिन्ह जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसका प्रयोग जो कि दो शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि राम योजक चिन्ह, फिर श्याम। ठीक है। ऐसे ये योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो इनमें से उपहार, ग्रंथ व मस्तक तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन रचना इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, बोलना, सुनाना या फिर कहना। तो इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया जो कि है सुनाना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे कि सुनाना, चलाना, ठीक है, या सिखाना, मतलब खुद कार्य ना करके किसी को कराया जा रहा है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या घी लाना। तो घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा खुशी मनाना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या फिर अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोकोक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, उक्ति। अगला, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो इसमें भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है या फिर श्रृंगार रस है। तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें उमंग और जोश की बात की जा रही है, इसलिए इन पंक्तियों में वीर रस हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 17, 15 या फिर 16। तो चौपाई जो कि एक सममात्रिक छंद होता है, कौन सा होता है? सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तेलुगु, बांग्ला, उड़िया या मराठी। तो इनमें से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा जो कि तेलुगु है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अन्य सभी भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विसक्त, नसक्त, आसक्त या फिर सशक्त। तो आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा सशक्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है इसका।
ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण होना चाहिए, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फा है, बा है, पा है या वा है? तो ओष्ठ अल्पप्राण व्यंजन जो कि पा, बा और मा, ठीक है, पा, बा और मा। तो राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी जो कि सभी है, ओष्ठ भी है, अल्पप्राण भी है, घोष व्यंजन वर्ण भी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, बा। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? बालोक, जालोक, तिमिर या फिर लोक। तो आलोक का विलोम शब्द होगा तिमिर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मंदाकिनी का 98% भाग तारों से बना है, शेष 2% में अंतर नक्षत्रीय या खगोलीय गैस और बहुत ही अधिक घने रूप में छाई धूल है। तारों के बीच का सामान्य गैस घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन अणु का लगभग 10वां हिस्सा है। तारे गुच्छों का निर्माण करते हैं। खगोल में ऐसे तारे अपवाद हैं जो अलग थलग अकेले पड़े हों। ऐसे तारों की संख्या 25% से अधिक नहीं है। युग्म तारे तारों के जोड़े लगभग 33% हैं। शेष सभी तारे बहुसंख्यक हैं। हमारे नेत्रों से जो तारे एक दिखलाई पड़ते हैं वे दूरबीन से देखने पर युग्म तारे नजर आते हैं, ठीक है। ये युग्म नक्षत्र गुरुत्वाकर्षण के एक ही उभयनिष्ठ केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ये एक दूसरे की परिभ्रमण कक्षा में 1 साल से लेकर हजारों साल की लंबी अवधि तक पाए जाते हैं। जब नक्षत्र में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसकी बाहरी छतफल फूलने लगती है और वह लाल हो जाता है। यह तारों की आयु की पहली निशानी है। ऐसे तारों को रक्त दानव कहते हैं। हमारा तारा सूर्य आगामी 5 अरब वर्षों में ऐसा ही रक्त दानव बन जाएगा, ऐसी संभावना है। प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को चिरंकांत तारे कहते हैं। तो मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग तारों से बना हुआ है? तो मंदाकिनी का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 98% भाग जो कि तारों से बना हुआ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को क्या कहा जाता है? अभिनव तारे, चिरकांत तारे, मंदाकिनी या रक्त दानव। तो प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को जो कि चिरकांत तारे कहा जाता है, चिरकांती तारे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। खगोल में अलग थलग अकेले पड़े तारों का कितना प्रतिशत है? 90%, 2%, 25% या फिर 50%। तो गद्यांश के अनुसार खगोल में अलग थलग अकेले पड़े तारों का प्रतिशत जो कि 25% से भी कम है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, आपको गद्यांश के अनुसार जो भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो सभी गद्यांश के अनुसार ही देने हैं। आपको अपने मन से सोचकर कि ये हमको ये ऑप्शन सही लगता है, ये ऑप्शन सही लगता है, तो अपने नजरिए से उत्तर नहीं देना है। जो भी गद्यांश में बातें कही गई हैं, अनुच्छेद में कही गई हैं, उनके अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तभी सही होगा। अन्यथा आपका प्रश्न गद्यांश वाला गलत हो सकता है। तो आपको भली बात एग्जाम में इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।